जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ओमान तट के पास एक और जहाज पर हुआ बड़ा अटैक। दोस्तों 3 दिन में तीसरे जहाज पर अटैक। भारत के मना करने के बाद भी, वार्निंग चेतावनी देने के बावजूद भी ओमान के पास भारतीय शिप जलवीर पर हुआ हमला। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर, 20 भारतीय नाविक हैं सवार। दोस्तों बताएंगे आपको क्या इस बार एक्शन लेने वाला है अपना भारत। तो वहीं चौंका देने वाली जानकारी बताएंगे, चीन की छाती पर चढ़ गया अपना भारत, हिमालय में बना दी 2 सबसे बड़ी और लंबी सुरंग। तो वहीं सीमा पर विरोध प्रदर्शन करेंगे बांग्लादेशी कट्टरपंथी। बताएंगे किसने किया ये बड़ा ऐलान। दोस्तों भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भारी तनाव की बड़ी जानकारी बताएंगे। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर 68 पॉइंट पर शुरू किया नया बखेड़ा। क्या है इसका मतलब? बीएसएफ के बाढ़ लगाने पर दे दी चेतावनी। दोस्तों उधर आपको बताएंगे, जल्द ही ठिकाने अब आ गई नेपाल की अक्ल। भारत से ले रहा था पंगा, भारत ने कुछ नहीं भी कहा, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि अपने आप बालेंद्र शाह भारत के आगे झुक गए। दोस्तों बताएंगे क्या है जानकारी, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताएंगे जो कोई नहीं बताएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि बहुत हुआ भारतीय जहाजों पर हमला। इस बार भारत को कोई ना कोई एक्शन लेना ही चाहिए और घुसपैठियों को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई और इसका शिकार भारतीय नाविक हो रहे हैं। ओमान के शिनास पोर्ट के पास एक व्यावसायिक जहाज एमटी जलवीर पर गुरुवार को हमला हो गया। दोस्तों इस जहाज पर 20 भारतीय नाविक तैनात हैं। इस जहाज का वीडियो भी सामने आया है जिसमें उससे धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों ओमान में भारतीय दूतावास ने इस हमले की जानकारी साझा की है। भारतीय दूतावास ने कहा कि हम हालात की निगरानी कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में यह भारतीय नाविकों वाले व्यावसायिक जहाज पर तीसरा हमला है। दोस्तों अभी ये नहीं पता चल पाया है कि इस ताजा हमले को आखिरकार किसने अंजाम दिया है। इससे पहले अमेरिका ने 2 जहाजों पर हमले की बात को स्वीकार किया था। एमटी जलवीर पर तैनात सभी नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमले की वजह से जहाज के चिमनी और इंजन रूम में आग लग गई है। इस बीच ओमान तट के पास कमर्शियल जहाज पर हुए अमेरिकी हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की। दोस्तों इस खबर ने वाकई में भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। भारतीय अधिकारियों ने भी स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब हाल के दिनों में ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवहारिक जहाजों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। ये घटना उस हमले के एक दिन बाद सामने आई है जिसमें ओमान की खाड़ी में तेल टैंकर सट्टे बेलों पर कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत की जानकारी हो गई थी। कल तक सिर्फ उनके लापता की जानकारी थी। भारत सरकार को भी नहीं पता था कि आखिरकार वो तीनों गए तो गए कहां। लेकिन दोस्तों आज जानकारी सामने आई है कि वो लापता 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इस घटना में इन 3 भारतीय नाविकों की मौत होने की पुष्टि की है। दोस्तों पलाऊ के झंडे वाले इस कमर्शियल जहाज पर हुए हादसे के बाद व्यापक स्तर पर खोजबीन की गई थी। शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए क्रू मेंबर्स में से 2 भारतीय नाविकों के शव बरामद कर लिए गए थे। इसके बाद लापता चल रहे 3 अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स को भी अब मृत घोषित कर दिया गया है। भारत का विदेश मंत्रालय भी लगातार हमला करने वाले देशों को चेतावनियां दे रहे हैं कि समुद्री क्षेत्र में इस प्रकार के हमले कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब आप ही इमेजिन करिएगा दोस्तों, जब से ईरान, अमेरिका, इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से कितने ही जहाजों पर अटैक हो चुका है, चाहे वो भारत का जहाज हो चाहे अन्य देश का जहाज, लेकिन हर बार उस पर भारतीय ही पाए जाते हैं और लगातार भारतीयों को नुकसान पहुंचाना और भारत का चेतावनी देना, लेकिन तब भी मानते नहीं दिखाई दे रहे वो देश। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि भारत क्या बार बार यही कहकर रह जाएगा कि हम इन हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि लगातार भारतीय जहाजों पर या फिर भारतीय लोगों पर अटैक जो हो रहे हैं, अब मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है और अब बात से नहीं बल्कि एक्शन लेकर के जवाब देना चाहिए भारत को। तो दोस्तों कमेंट में ये बात आप लोग जरूर लिखिएगा और रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगना, बस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा अगर आप भी बदला चाहते हैं। तो वहीं दोस्तों अगली और बड़ी जानकारी आपको बता दें,
चीन की छाती तक चढ़ गया अपना भारत, हिमालय में बना दी 2 सबसे लंबी सुरंग। दोस्तों, भारत ने 9 जून को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले जोजिला टनल ने अपना फाइनल बैक थ्रू हासिल कर लिया है। हिमालय की पहाड़ की चट्टानों के आखिरी हिस्सों को ब्लास्ट करके इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे लद्दाख और कश्मीर के बीच हर मौसम में और तेजी से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही टनल बनाने का काम भी पूरा हो गया, जो अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC सीमा पर अक्सर तनाव के बीच इस सुरंग को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। दोस्तों, समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही जोजिला सुरंग इतनी ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दोनों तरफ से आने जाने वाली सड़कें सुरंग होंगी। इस बैक थ्रू कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। चारों तरफ जमीन से घिरे लद्दाख के लोगों की लंबे समय से ये मांग रही है कि कश्मीर और भारत के बाकी हिस्सों से साल भर संपर्क बना रहे। सर्दियों की शुरुआत में हिमालय में खतरनाक जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी के कारण यह इलाका लगभग 6 महीने तक कटा रहता है। एक बार इस्तेमाल के लिए खुलने के बाद 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तैनात भारतीय सेना के लिए रणनीतिक और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी काम आएगी। इस अचीवमेंट के लिए आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, भारत बांग्लादेश पर फिर एक बार बहुत बड़ा और भारी तनाव दिखने वाला है। सीमा पर विरोध प्रदर्शन करेंगे कट्टरपंथी, जमाते इस्लामी बनाएगी ह्यूमन शील्ड। दोस्तों, बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने एक बार फिर भारत विरोधी प्रदर्शनों को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। जमाते इस्लामी ने कहा है कि वो बांग्लादेश की दूसरी इस्लामी और अन्य विपक्षी दलों के गठबंधन के साथ भारत से लगी सीमा पर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन भारत द्वारा कथित तौर पर लोगों को जबरन सीमा पार भेजने यानी पुशिन और सीमा के पास कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या के विरोध में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में जमात प्रमुख शफीकुर रहमान के भी शामिल होने की उम्मीद है। जमात के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन ने कहा कि वे शुक्रवार को बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों और प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर विरोध रैलियां करेंगे, जिसके बाद 15 जून को ढाका में एक रैली और जुलूस निकाला जाएगा। गठबंधन ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की BNP सरकार पर निशाना साधा है और भारत पर लोगों को जबरन सीमा पार भेजने के प्रयास करने का आरोप लगा दिया है। जमात गठबंधन ने यह भी आरोप लगाया कि भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की गोलीबारी में बांग्लादेशी नागरिक मारे गए हैं। भारतीय सीमा चौकियों तक मार्च करने की जमात की यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कथित पुशिन का मुद्दा बांग्लादेश में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। खबरों के मुताबिक नई दिल्ली में भारत के BSF और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की हालिया बातचीत से पहले ढाका ने यह मुद्दा उठाया था। हालांकि भारत का कहना है कि वो पुश इन नहीं कर रहा है, बल्कि स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से केवल अवैध विदेशी नागरिकों को वापस भेज रहा है। यानी कि दोस्तों, मामला और बिगड़ता ही जा रहा है, तनाव और बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेश बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत में जो बांग्लादेशी मौजूद है उन बांग्लादेशियों को ही बांग्लादेश ना भेजा जाए। अपने लोगों को ही नहीं बुलाना चाह रही है बांग्लादेश की जनता या ये कट्टरपंथी। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, उधर आपको बता दें, इस पर जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 5,000 बांग्लादेशियों को निकाले जाने पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा बौखला गए दोस्तों, और इसको मजहब कनेक्शन बता दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद से भारत ने लगभग 5,000 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा है। पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कमर चीमा भारत की इस कार्रवाई पर बौखला गया दोस्तों। कमर चीमा ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भारत ने कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए पानी में सांप छोड़ेंगे और अब भारत उन्हें देश से बाहर निकाल रहा है, तो असल में भारत बांग्लादेश को एक संदेश दे रहा है। कमर चीमा ने कहा है कि भारत की तरफ से पहले ऐसा नहीं किया जाता था जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन अब भारत सीमा पर पानी में मगरमच्छ और सांप छोड़ने की बात कह रहा है, तो असल में भारत एक संदेश दे रहा है और इसीलिए भारत ने इस बार बांग्लादेश में एक राजनयिक को नहीं बल्कि एक नेता को राजदूत बनाकर भेजा है। कमर चीमा ने कहा है कि भारत इस बात से गुस्सा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को क्यों भेजा गया और फ्रांस से मोहम्मद यूनुस को उठाकर ढाका में भेजा गया, तो इसके पीछे अलग कहानी है। भारत की मुस्लिम बहुसंख्यक बांग्लादेश के साथ एक लंबी और खुली सीमा है, जहां ऐतिहासिक रूप से आर्थिक तंगी और लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक संबंधों की वजह से लोग पलायन करते हैं। सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने बिना वैध कागजात वाले बांग्लादेशी और म्यांमार में उत्पीड़न से भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया है। भारत उन लोगों को देश से निकाल रहा है जो अवैध तरीके से देश में आए थे। दावा किया गया है
है कि भारत में लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। पश्चिम बंगाल में कई ऐसे लोग मिले हैं जो बांग्लादेशी नागरिक हैं लेकिन यहाँ वोट दिया करते थे। कमर चीमा ने कहा कि भारत की पड़ोसी नीति के लिए बांग्लादेश काफी महत्वपूर्ण है और उत्तर पूर्वी भारत के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी अहम भूमिका निभा रहा है। कमर चीमा ने जहर उगलते हुए कहा कि असल में मामला मजहब का है, मसला है भारत की सत्तावादी ताकतों का और मसला ये है कि शेख हसीना जो सर्विस भारत को देती थी वो खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान क्यों नहीं देगा। दोस्तों, इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा के बौखलाहट पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर इतनी जल्दी कैसे ठिकाने आ गई नेपाल की अक्ल, भारत के साथ सीमा विवाद पर बदल गए उसके सुर। क्या कहा बालेन के मंत्री ने। दोस्तों, भारत के साथ सीमा विवाद पर उल जलूल बयान देने के बाद अब नेपाल की अक्ल ठिकाने आ गई है। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत के साथ सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वे चीन और ब्रिटेन के पास जाएंगे। इसके बाद भारत ने नेपाल को अच्छे से तरीके से समझा दिया था कि इस मामले में किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब नेपाल ने भी इस पर सहमति जताई है। नेपाल के विदेश मंत्री ने संसद में कहा है कि भारत नेपाल सीमा विवाद पूरे तरीके से एक द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। नेपाली संसद को संबोधित करते हुए शिशिर खनाल ने प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बयान से उपजे विवाद को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं इस सदन में ये स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नेपाल भारत सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है। नेपाल जो है वो हमेशा से इस समस्या को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों के आधार पर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। दोस्तों, नेपाली विदेश मंत्री ने आगे सफाई दी है कि प्रधानमंत्री का इरादा किसी तीसरे पक्ष से मध्यस्थता कराने का नहीं था, बल्कि उनका मतलब यह था कि अगर चीन या ब्रिटेन के पास सुगौली संधि के दौर के ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध हो तो उनका उपयोग तकनीकी प्रक्रिया में मदद के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, बता दें कि इससे पहले शिशिर खनाल भारत दौरे पर भी आए थे। यहाँ भी उन्होंने भारत के साथ सीमा विवादों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही थी। इसके बाद अब उन्होंने संसद में भी सफाई दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इससे साफ और क्लियर पता चल रहा है कि बालेन्द्र शाह ने जो विवाद खड़ा किया था उस पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रही है उनके मंत्री, ताकि भारत बुरा ना माने। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, सीआर पाटिल के बयान पर भड़क गया पाकिस्तान, दे दी धमकी, कह दिया भारत की पानी रोकने की कोशिश एक्ट ऑफ वॉर, दूरगामी नतीजे होंगे। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को गीदड़ भभकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अस्तित्व और विकास के लिए जरूरी पानी को रोकने की किसी भी जानबूझकर की गई कोशिश के दूरगामी नतीजे होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारतीय जल मंत्री के बयान को लेकर यह गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे किसी भी काम को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत युद्ध की कार्रवाई के बराबर माना जाएगा। भारत के जल मंत्री सीआर पाटिल ने एक दिन पहले समाचार एजेंसी एएनआई से कहा था कि आने वाले सालों में पानी की एक भी बूंद पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाटिल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद भारत इस पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारतीय मंत्री के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अंद्राबी ने कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों की आजीविका, खेती और भलाई के लिए जरूरी पानी को रोकने या काफी हद तक कम करने की कोई भी कोशिश बेहद गैर जिम्मेदाराना काम होगा। इतना ही नहीं, वही पाकिस्तानी अखबार डॉन ने विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि भारत के पास भारत के मौजूदा बांधों में पूरा पानी रोकने या उसका रास्ता बदलने की क्षमता नहीं है। वे केवल पानी छोड़ने के समय को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में चल रहे प्रोजेक्ट का असर आने वाले वर्षों में दिखने लगेगा। पानी के बहाव को रोकने से पाकिस्तान की खेती और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर असर होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर लगातार आक्रामक रुख दिखाया है और भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी तक दे दी है। पाकिस्तान की सरकार सैन्य नेतृत्व का कहना है कि वो उसकी ओर आने वाली नदियों के बहाव को बदलने की किसी भी कोशिश को युद्ध की कार्रवाई मानेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत इस संधि से एक तरफा तरीके से नहीं हट सकता। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया है पाकिस्तान का पानी रोककर और उसकी अकल को ठिकाने लगाया है? अगर आप भी मानते हैं जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं होता तब तक पानी नहीं मिलना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।